Hi everyone, welcome back to JK Civil Services. Yesterday we have started fundamental rights, okay? और हमने आर्टिकल 20 तक किया था. टुडे आर्टिकल 21 से हम स्टार्ट करेंगे, ओके? और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम फंडामेंटल राइट्स को लर्न करने की विद आर्टिकल लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक करेंगे, सो दैट विद आर्टिकल हमें फंडामेंटल राइट्स याद रहें. इस लेक्चर की पीडीएफ आपको जेके सिविल सर्विसेज के ऐप पर मिलेगी और रेगुलर टेस्ट भी आपको ऐप पर ही मिलेंगे, ओके? ऐप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो आर्टिकल 21 देखिए, आर्टिकल 21 बात करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर. लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? लाइफ और पर्सनल फ्रीडम की बात हो रही है कि किसी भी पर्सन का जो फ्रीडम है और राइट टू लाइफ है वो डिप्राइव नहीं किया जाएगा. बट देखो, इसके आगे स्टेटमेंट है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ. नहीं बात की गई है कि हमें फंडामेंटल राइट दिया गया है कि किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी जो है वो डिप्राइव नहीं किया जाएगा. बट लाइफ तो ख़त्म की जाती है ना, कैसे? फांसी दे के. पर्सनल लिबर्टी लोगों की तो कम की जाती है ना, पर्सनल फ्रीडम कैसे? किसी को जेल दे दी, ठीक है? लेकिन ये कैसे किया जा सकता है? एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर. अगर लॉ कोर्ट में, अगर कोर्ट में, ठीक है ना, किसी ने कोई जुर्म किया है, उसका क्राइम किया है, ठीक है ना, कोर्ट में प्रोसीडिंग हो गई, उसका जो जुर्म है साबित हो गया, उसके तहत उनकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी जो है वो कर्व हो सकती है. किसी ने चोरी की, किसी ने मर्डर किया, तो जेल तो जाना ही पड़ेगा. तो दिस ये स्टेटमेंट ये चीज़ बता रहा है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है? इसके अलावा, ठीक है, बिला वजह लाइफ और पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव नहीं कर सकते. इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है, मेनका गांधी केस, आर्टिकल 21 से रिलेटेड है. क्या हुआ था 1970 में? बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि मेनका गांधी जी का उस टाइम पे जनता गवर्नमेंट की सरकार थी, जनता गवर्नमेंट वाज इन पावर, ठीक है? कुछ ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो था कि 1970 में क्या हो गया कि मेनका गांधी जी का जो पासपोर्ट है, इनको आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करना था, जो पासपोर्ट है उसको क्या कर दिया, जब्त कर दिया गया, ठीक है? इन्होंने क्या किया, इन्होंने केस फाइल किया, ठीक है? आर्टिकल 332 हमें पावर देता है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो सकते हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन डाल सकते हैं. तो इन्होंने केस फाइल किया कि मेरा आर्टिकल 20 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो वायलेट हो रहा है, ठीक है? तो पासपोर्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पासपोर्ट केस है ये. इसमें क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जुरिडिक्शन दी. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुरिडिक्शन में क्या किया, आर्टिकल 21 का जो आर्टिकल 21 का होराइजन को ब्रॉड कर दिया. मतलब इसमें पहले सिर्फ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आती थी, इसके बाद बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करी. राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, प्रिवेसी, लाइवलीहुड, राइट टू फ्री लीगल एड, और भी बहुत सारी चीज़ें वो आप किसी स्टैंडर्ड बुक से चेक कर सकते हैं, लाइक लक्ष्मीकांत से चेक कर सकते हैं. देखिए, होता क्या था, हुआ क्या था मेनका गांधी के केस से पहले क्या था, देयर वॉज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना? ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये यूके का कंसेप्ट है. इसका क्या मतलब है कि जुडिशरी देखेगी, ठीक है, जुडिशरी देखेगी कि कोई लॉ जो है सही तरीके से अप्लाई हुआ है, प्रॉपरली अप्लाई हुआ है कि नहीं, ठीक है? जुडिशरी ये देखेगी. लेकिन मेनका गांधी क्या कि कोई लॉ जो है, किसी को सज़ा अगर मिली है तो प्रॉपरली लॉ अप्लाई हुआ है कि नहीं. लेकिन मेनका गांधी के केस के बाद जो है जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है ना, इसकी जगह क्या और एक चीज़ ऐड होगी, दैट वाज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि अब इसने इंटरप्रिटेशन, जुडिशरी का ड्यू प्रोसेस, मेनका गांधी के बाद जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन इसको कहते हैं, जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन थोड़ा वाइड कर दिया. देखो इजी लैंग्वेज में कि पहले जुडिशरी देखेगी क्या कि जो लॉ अप्लाई हुआ है, जिसके तहत सज़ा मिली है किसी को, वो सही तरीके से अप्लाई हुआ है कि नहीं, सिर्फ ये देखेगी. लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जुडिशरी का इंटरप्रिटेशन वाइड हो गया. इसका ये मतलब है कि अब जुडिशरी ये भी देखेगी कि वेदर ये जो लॉ अप्लाई हुआ है ये सही है या गलत है, ओके? इसको कहते हैं कि इंटरप्रिटेशन जुडिशरी का ब्रॉड हो गया. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट मेनका गांधी केस, जितना आपको ज़रूरी है समझना. इसके और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, राइट टू प्रिवेसी, लाइवलीहुड, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई हैं, आप किसी स्टैंडर्ड बुक से चेक कर लीजिएगा. उसके बाद आता है आर्टिकल 21A, अमेंडमेंट के द्वारा आया है आर्टिकल 21
ए है, अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है। कौन सी अमेंडमेंट है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। अमेंडमेंट क्या है? जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, कोई चेंज लाते हैं, उसको अमेंडमेंट कहते हैं। तो 21A ने क्या बताया कि 6 से 14 साल की जो एजुकेशन है वो फ्री कर दी, ठीक है ना, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, जो भी बच्चे 6 से 14 साल की एज के हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ये 2002 का, ठीक है ना। 2002 में क्यों फ्री एजुकेशन कर दी? 1947 में हम आज़ाद हुए हैं, तब क्यों नहीं कर दी? क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे, हम इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं थी हमारी कंट्री की, पहले ही आज़ादी के टाइम पर ही फ्री एजुकेशन कर लेते, ठीक है। तो तभी इतना लेट हमारा फ्री एजुकेशन और कंपल्सरी एजुकेशन आया है। देखिए एक्चुअल में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 चीज़ें आई हैं। ब्रॉडली हम सिर्फ ये देखते हैं कि 21A ऐड हुआ है, लेकिन एक्चुअल में 3 चीज़ें हुई थी। क्या क्या हुई थी? एक तो फंडामेंटल राइट्स में 21A ऐड हुआ था। डीपीएसपीज में भी एक चेंज आए थे। डीपीएसपीज क्या है? ये डायरेक्टिव्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि स्टेट को अगर कुछ पॉलिसीज बनानी है तो ये डायरेक्शन देते हैं कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। उसमें आर्टिकल 45 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया। क्या मॉडिफिकेशन आया? पहले क्या था वहाँ पर? था कि एजुकेशन, आर्टिकल 45 में था कि एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए 6 से 14 साल तक के लिए फ्री, ये लिखा था यहाँ पे। इसमें क्या चेंज लाया कि एजुकेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर होनी चाहिए 0 से 6 साल तक की, ठीक है। क्यों? क्योंकि 6 से 14 साल जो है वो कहाँ ऐड कर दिया? फंडामेंटल राइट्स में, क्योंकि फ्री कर दिया, ठीक है, डायरेक्शन दी इन्होंने, अप्लाई कर दिया ये। ओके, तो ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आया। और आर्टिकल और साथ ही साथ क्या चेंज आया कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी 86 अमेंडमेंट से ऐड हुई है। क्या है 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारी? हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में, सभी डीपीएसपी भी हमें डिटेल में करना है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी डिटेल में करनी है। तो इट सेज कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन टू सेंड देयर बच्चों को स्कूल भेजना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्डियंस। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट 21A। अब आता है आर्टिकल 22। देखिए आर्टिकल 22 ग्रांट्स किसको प्रोटेक्शन देता है? 2 केसेस में, अरेस्ट और डिटेंशन के केस में। ओके, देखिए इसमें बात हो रही है 2 लोग की, वो जिसको अरेस्ट किया जाता है और वो जिसको डिटेन किया जाता है, तो उनको भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। अरेस्ट किसको करा? देखो अरेस्ट और डिटेन 2 डिफरेंट वर्ड्स है, सेम नहीं है। अरेस्ट होता है कि अगर कोई चार्ज है, कोई किसी ऐसे इंसान को अरेस्ट किसको किया जाता है? समवन हु इज चार्ज्ड विद क्राइम, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड डिटेन का क्या मतलब है? कि डिटेन का मतलब है कि कस्टडी में लेना, कस्टडी में लेना बाय पुलिस, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं इसमें क्राइम जो है वो साबित हो गया हो। ये कस्टडी में किसी को भी ले सकते हैं, किसी को क्वेश्चनिंग करने के लिए, सवाल जवाब पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए कस्टडी में ले सकते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अरेस्ट और डिटेन करने में। अब बोला है कि जिसको अरेस्ट और डिटेन किया गया है उसको भी कुछ राइट्स मिलते हैं कि सबसे पहले अगर उनको किया है अरेस्ट या डिटेन, कि उनको पहले इन्फॉर्म करना है कि आपको क्यों, अगर पुलिस ने अरेस्ट किया तो इन्फॉर्म करना है कि किस बेसिस पर अरेस्ट किया है। साथ ही साथ जो अरेस्ट हुआ है उसको राइट है कि वो अपने लिए लॉयर जो है वो कंसल्ट करे। नंबर 3, वो जो जिसको अरेस्ट किया है, ठीक है ना, इट इज़ द राइट टू बी प्रोड्यूस, उसको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पेश करना है। लेकिन इसमें जर्नी का टाइम जो है इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मजिस्ट्रेट तक जाने के लिए 10 घंटे लगते हैं, रास्ते में 10 घंटे लगते हैं, तो वो 24 घंटे गिनने इस 10 घंटे के बाद गिनने शुरू हो जाएंगे। तो जर्नी का टाइम जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। अब देखिए जो डिटेंशन होता है, जो कस्टडी में लेती है पुलिस, वो 2 तरह की होती है। एक पुनिटिव होती है। पुनिटिव डिटेंशन क्या है? मतलब सिंपल ये होता है अरेस्ट करना, यानी कि अगर कोई इंसान है, उसने क्राइम किया है, कोई ऑफेंस किया है और उसका ट्रायल हुआ, कोर्ट में उसका जुर्म साबित हुआ, ठीक है ना, उसको कहते हैं, मतलब जुर्म साबित होने के बाद अरेस्ट करना, उसको कहते हैं पुनिटिव डिटेंशन, ठीक है। पहले जुर्म किया, साबित हो गया कि हाँ ये मुजरिम है, तो उसके बाद गिरफ्तार हो गया, पुनिटिव। दूसरा आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये जो है अभी जुर्म किया ही नहीं है किसी मुजरिम में, उससे पहले ही उसको अरेस्ट कर लेना, डिटेन कर लेना, ठीक है। डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय ए कोर्ट। इसमें क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्यों करते हैं? सो दैट कोई ऐसा कुछ ऐसा ना हो कि किसी इंसान की वजह से पब्लिक ऑर्डर जो है वो ख़राब हो जाए। फॉर एग्जांपल पता चला कि कल फॉर एग्जांपल ऐसा पता चला पुलिस को कि कल किसी जगह पे रैली हो रही है एंड देयर इज़ दिस पर्सन XYZ एक्स है, पर्सन एक्स है, इसकी कल वहाँ पर स्पीच है, लेकिन इसकी स्पीच ऐसी है कि जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस हो सकता है, ठीक है ना, तो इट इज़ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। तो इसकी वजह से क्या करेंगे, इसको पहले ही गिरफ्तार करेंगे, तो इसको कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का, डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड, कोई नहीं ट्रायल, इसका कुछ नहीं होता। और डिटेंशन को है, अगर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन को है उसको 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं,
3 महीने तक उसको डिटेन कर सकते हैं, कस्टडी में रख सकते हैं, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं। अगर करना है 3 महीने से ज़्यादा तो रिकमेंडेशन होनी चाहिए किसकी, एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जजेस का एक एडवाइजरी बोर्ड बैठेगा, उन्होंने अगर रिकमेंड किया तो 3 महीने से ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्सीड कर सकते हैं। देन राइट है प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी कि जिसको डिटेन किया है उसको बताना है कि कौन से ग्राउंड्स पे हमने आपको बंद करा है, कस्टडी में लिया है। और इसके अलावा अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके कुछ लॉज वगैरह बनाने हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब बाय लॉ। अगर मैक्सिमम पीरियड, अगर टाइम पीरियड बढ़ाना है या कुछ लॉ बनाना है प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेके तो पार्लियामेंट जो है लॉ बनाएगा। ओके, दैट वाज आर्टिकल 22। नाउ आर्टिकल 23, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 क्या बोलता है कि ट्रैफिकिंग इन ह्यूमंस को कमोडिटी की तरह, गुड्स की तरह जो है नहीं, ना तो खरीदा जा सकता ना बेचा जा सकता है, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। साथ ही साथ बेगार सिस्टम को भी प्रोहिबिट करता है। दिस इज नॉट बेगर, दिस इज बेगार, BGAR, एक ही जी है। बेगार सिस्टम होता है कि मतलब लाइक फॉर एग्जांपल काम करवाना किसी से लेकिन उसको उस काम के पैसे, सैलरी नहीं देनी, तो इट प्रोहिबिट्स बेगार सिस्टम। और किसी भी अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर को भी प्रोहिबिट करता है हमारा आर्टिकल 23। नाउ कमिंग नेक्स्ट, आर्टिकल 24 बात करता है चिल्ड्रंस राइट की, जिसमें बच्चों की एम्प्लॉयमेंट कहीं भी खतरनाक माइंस, हैजार्डस या फैक्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोहिबिट करता है बिलो द एज ऑफ 14 साल से कम जो है। तो इस आर्टिकल 24 को स्ट्रिक्टली अप्लाई करने के लिए बहुत सारे मतलब कुछ लेजिस्लेशन हमारे पार्लियामेंट ने पास किए हैं, किसके लिए, चाइल्ड लेबर के लिए या चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये लेजिस्लेशन दिए हैं टाइम टू टाइम हमारे पार्लियामेंट में। माइंस एक्ट, जहाँ पर बच्चों के जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे वो माइंस में, कोल माइंस वगैरह में काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन, और इस 2016 का एक चाइल्ड लेबर एक्ट आता है, ठीक है ना। कंप्लीट, जहाँ पर कंप्लीट बैन कर देते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो 14 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनका कंप्लीट बैन है उनके एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है ना। इसी तरह 2006 में क्या होता है, जो बच्चे, जिनको आपने देखा होगा कि बच्चों को एज अ वर्कर, डोमेस्टिक सर्वेंट्स वर्कर रखा जाता है, या होटल्स या ढाबाज पे आपने देखा होगा बच्चे सर्व कर रहे होते हैं खाना, तो 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन लाइक इन जगहों पे भी बैन कर दिया है। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट 24। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 20। अब आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये डील करते हैं हमारे 25 से 28 तक ये राइट्स, ठीक है। 25 कहता है कि हमारे पास फ्रीडम है, हम ऑफ कॉन्साइंस, हमारा इनर सेल्फ जो हमें इजाज़त देता है, हम वही रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसी की प्रैक्टिसेस अप्लाई कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, और वही रिलीजन को अगर हम चाहे प्रोपोगेट भी, आगे फैला भी सकते हैं। तो जो रिलीजन मतलब हमारी जिस रिलीजन को फॉलो करने के लिए हमारा इनर सेल्फ कॉन्साइंस हमें इजाज़त देता है, ठीक है। लेकिन हमें अगर अपना रिलीजन भी फॉलो करना है, मतलब दीज राइट्स, ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, दीज आर सब्जेक्ट टू, मतलब ऐसे करना है कि पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी या हेल्थ जो है ना कि, और एनी अदर आर्टिकल, कोई दूसरा आर्टिकल पार्ट 3 का जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, कोई भी रिलीजन 2 एक्टिविटीज़ करता है। अब ये वाला स्टेटमेंट जो है, पार्लियामेंट का क्या रोल है इसमें, कोई भी रिलीजन 2 एक्टिविटीज़ करता है, एक उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है, एक उनकी सेक्युलर एक्टिविटीज़ होती है। ये जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करता है, ठीक है, पार्लियामेंट कोई इंटरवेंशन। लेकिन कुछ सेक्युलर एक्टिविटीज़ कोई रिलीजन मेंटेन करता है। सेक्युलर एक्टिविटीज़ क्या कि मतलब कुछ एनजीओ, कोई रिलीजन है, ठीक है, तो उसने कोई साइड बाय साइड एनजीओ खोल के रखा हुआ है, कोई इंस्टीट्यूशन खोल के रखा है, कोई चैरिटी, कोई फंड्स आ रही हैं, तो इस चीज़ में पार्लियामेंट इंटरवीन करेगा। लेकिन करेगा किस में, कि पार्लियामेंट विल कीप अ चेक कि अगर वो फंडिंग हो रही है, इस ये जो कोई इंस्टीट्यूशन खोला है उसके लिए अगर फंडिंग हो रही, तो वो कहीं इलीगल तो नहीं है, ठीक है। तो ये है इस स्टेटमेंट में बताया गया कि पार्लियामेंट कैन रेगुलेट एंड और रिस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या कोई और सेक्युलर एक्टिविटी अगर वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन कर रहा है, ठीक है। नंबर 2, पार्लियामेंट बना सकता है क्या, लॉज बना सकता है किसी भी रिलीजन के वेलफेयर या उसके रिफॉर्म के लिए, रिलीजन के वेलफेयर या रिफॉर्म के लिए, या फिर कोई अगर रिलीजन में कोई रिलीजन अगर कुछ सुपरस्टिशियस बात फैला रहा है, किसी रिलीजन में कोई सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है, तो उसमें भी पार्लियामेंट जो है इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। ऑफ ए पब्लिक करेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। यहाँ पे सेक्शन ऑफ हिंदूज लिखा है, हिंदूज के डेफिनेशन में यहाँ पर हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट आते हैं, ठीक है।
सिक्स और बुद्धिस्ट भी इसी में इंक्लूडेड है। ओके, सो दैट वाज आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 बोलता है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस, अच्छा ठीक है, जो रिलीजन आप फॉलो कर रहे हो आपको फ्रीडम है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हो चैरिटेबल पर्पस के लिए, चैरिटी के लिए, ठीक है ना। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स लाइक यू, आपको इंटरवेंशन नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगी, ठीक है। कोई रिलीजन है, हिंदुइज्म है या इस्लाम है या सिखिज्म है, तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अगर आपको मेंटेन करने हैं तो उसमें गवर्नमेंट का दखल ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई रिलीजन है पर्टिकुलर तो आप उसके लिए मूवेबल और इमूवेबल, यानी कि मूवेबल जैसे अगर आपको उसके लिए कोई गाड़ी शाड़ी ओन करनी है या कोई लैंड चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए तो ओन कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है इलीगल तरीके से ली हुई नहीं होनी चाहिए, लीगल तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो दैट इज अबाउट आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 बात करता है, आर्टिकल 27 बात करता है किसकी, फ्रीडम एज टू मूवमेंट एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी मतलब आपको फोर्स नहीं किया जाएगा कि किसी पर्टिकुलर किसी कंट्री में अगर आप रह रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर लिविंग इन इंडिया, यहाँ पर मेजॉरिटी में हिंदुइज्म है, तो नो बडी विल फोर्स अस कि हमें हिंदुइज्म को मेंटेन करने या प्रमोट करने के लिए कोई कंपल्सरी टैक्स पे करना है। तो ये भी हमारे फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है ना। ये एक सेक्युलरिज्म का एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ये आर्टिकल 27 है हमारा। ऑन द अदर हैंड आपने देखा होगा कि आप कभी मंदिर में, किसी मंदिर में या किसी दरगाह में एंटर हुए, आपने वहाँ पे 10 रुपये एंट्री फ़ी दी, या वहाँ पे जो बाहर बेगर्स बैठे हैं उनको अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे कुछ पैसे दे दिए, तो वो इंक्लूड नहीं होता टैक्स में। ऐसा नहीं है कि वो टैक्स पे किया आपने एंट्री में, वो आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हो। ओके, आर्टिकल 28 बात करता है कि आपके पास फ्रीडम है टू अटेंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अगर आप चाहो तो आप रिलीजियस एजुकेशन ले सकते हो, अगर आप ना चाहो तो आप नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। देखिए अब इसका क्या मतलब है, कितने तरीके के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कहाँ पर रिलीजियस टीचिंग्स दे सकते हैं, और आपको अपनी मर्जी आप लो या नहीं लो। नंबर एक, पहले वो वाले इंस्टीट्यूशंस जो मतलब सिंपल, आप ये देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं तो वहाँ पर रिलीजियस टीचिंग्स दी जाती है, बिल्कुल भी नहीं दी जाती है वहाँ पे। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में देखा है आपने कभी होती है, तो नहीं होती है। फिर आते हैं वो वाले इंस्टीट्यूशंस स्टेट बाय एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट बट इंस्टीट्यूटेड अंडर एंडोमेंट और ट्रस्ट, यानी कि वहाँ का वीसी या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड है, मगर वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूशन है किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अंडर आता है, तो वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो दी जाती है उस पर्टिकुलर रिलीजन की जिसने वो मेंटेन किया होगा इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फिर आता है नंबर 3, वो वाले इंस्टीट्यूशंस जो क्या होते हैं बाय द स्टेट, मोस्टली जो प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर ये दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस टीचिंग्स दी जाती है, लेकिन वॉलंटरी है बच्चों पे कि वो ले या ना ले। इन केस ऑफ माइनर, गार्डियन या पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो रिलीजियस एजुकेशन ले या नहीं ले। फिर फोर्थ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं, वो वाले जो एक्नॉलेज हैं बाय द गवर्नमेंट, जो रिसीव कर रहे हैं एड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो वहाँ पर भी वॉलंटरी है बच्चों के लिए, वो ले या ना ले, इन केस ऑफ माइनर वो पेरेंट्स उनकी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल बना है कौन से इंस्टीट्यूशन में दे सकते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन में ले सकते हैं या चाहे तो नहीं ले सकते हैं। दिस इज़ कंप्लीट फ्रीडम टू द पीपल। अब आते हैं फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 और 30 बात करता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की। 29 आर्टिकल 29(1) क्या बोलता है कि अगर किसी ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द कंजर्व, लाइक कोई ऐसा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसका डिस्टिंक्टिव डिफरेंट लैंग्वेज है या स्क्रिप्ट है या कल्चर है, दे हैव द राइट टू कंजर्व, उसको वो कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। 29(2) बात करता है कि अगर किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का एक डिस्टिंक्टिव कल्चर या लैंग्वेज है तो डिफरेंट कल्चर या लैंग्वेज होने के बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता, उनके साथ भेदभाव अगर कोई है जो जिनकी एक डिफरेंट लैंग्वेज है, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल कोई भी ट्राइबल है या कोई भी है, तो अगर डिफरेंट लैंग्वेज है तो उस बेसिस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं किया जा सकता है अगर उनको किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, ठीक है। और साथ साथ उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, या जो उनका अगर कल्चर डिफरेंट है। ओके, आर्टिकल 30 बात करता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की। जो
वो लोग जो माइनॉरिटी में है, लेकिन कौन से रिलीजन और लैंग्वेज वाली जो माइनॉरिटी है, उनको राइट दिया गया है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर रिलीजन एंड लैंग्वेज। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 के बाद आर्टिकल 31 आता है, राइट टू प्रॉपर्टी। वो हमने पढ़ा था, दैट वाज डिलीटेड, ठीक है, वो हमने स्टार्टिंग में ही देखा है, राइट टू प्रॉपर्टी। फिर आता है हमारा आर्टिकल 32, एक इंपॉर्टेंट राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है रेमेडीज है, यानी कि अगर हमारा राइट, फंडामेंटल राइट कोई भी वायलेट होता है तो हमें रेमेडी कौन प्रोवाइड करेगा, तो हमें गारंटी कौन प्रोवाइड करता है, हमारा जुडिशरी। ओके, तो कोई भी राइट अगर वायलेट होता है तो हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं, लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, तो वहाँ से जुडिशरी विल इशू रिट ऑर्डर किसके खिलाफ, चाहे स्टेट के खिलाफ, चाहे प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ जिसने हमारा राइट, फंडामेंटल राइट वायलेट किया है। ओके, तो अंडर आर्टिकल 32 हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अंडर आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ओके, देखिए अब आर्टिकल 32 पांच तरह की रिट्स की बात करते हैं, एक 2 3 4 5, हाँ आप ऐसे याद रखिए, HMPCQ, हेबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोबिशन, सर्सराई और क्यू वारंटो। देखिए सबसे पहले हेबिस कॉर्पस क्या है, इसका लिटरल, ये सभी लेटिन टर्म्स हैं, इसका लिटरल मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। टू हैव द बॉडी ऑफ का मतलब क्या है कि ये जो हेबिस कॉर्पस है ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है वो अप्लाई हो सकती है, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है या कोई अथॉरिटी उसके अगेंस्ट। माने ये है इसका कि अगर किसी ने आपको डिटेन किया है या रिस्ट्रेन किया है तो कोर्ट, जैसे अब आप खुद तो नहीं जा सकते क्योंकि आपको तो डिटेन किया है, कस्टडी में लिया गया है, तो आपकी जगह आपके कोई रिश्तेदार या आपको कोई फ्रेंड अगर गया कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा कि टू हैव द बॉडी, जो है बॉडी है उसको प्रेजेंट करो मेरे सामने, ठीक है। और हम देखेंगे, और कोर्ट कहता है कि बॉडी को प्रेजेंट करो, आई विल सी, वी विल सी कि वेदर कि आपका जो डिटेंशन है वो लीगल है या इलीगल है। तो ये बात करता है हेबिस कॉर्पस, ठीक है। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है कमांड या ऑर्डर, ठीक है। मैंडेमस का मतलब है कमांड, ये किसी प्राइवेट अथॉरिटी, जो प्राइवेट है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं हो सकता है सिर्फ, और जो प्रेसिडेंट या गवर्नर्स के अगेंस्ट भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, तो उनको हम ऑर्डर या कमांड जो है नहीं दे सकते। तो मैंडेमस में हम किसको कमांड देते हैं कि कोई भी फॉर एग्जांपल किसी भी इंफीरियर कोर्ट या बोर्ड या कॉर्पोरेशन या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है ना, तो क्या बात करता है कि अगर वेदर, मैंडेमस में देखते हैं कि वेदर कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई भी गवर्नमेंट पर्सन है कि वो अपनी जो ड्यूटी है, ठीक है ना, वो जो ऑफिशियल ड्यूटी है वो अपनी पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, विद इन द लॉ वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, ये मैंडेमस है, इसमें कमांड देता है हायर अथॉरिटी। उसके बाद प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन नाम ऐसे वर्ड से ही पता चलता है, स्टॉप है, फॉरबिड करना किसी को, रोकना किसी को, लेकिन किसको, स्टे ऑर्डर है ये ऐसी रिट है जो सुपीरियर कोर्ट, यानी कि अगर सुपीरियर कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट के अगेंस्ट ये ऑर्डर इशू कर सकता है। हाई कोर्ट किसी भी सबॉर्डिनेट कोर्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह आते हैं तो उसके अगेंस्ट ऑर्डर इशू कर सकता है। या ट्राइब्यूनल, जो ट्राइब्यूनल्स हमारे वो होते हैं कोर्ट्स जो कोई भी स्पेशल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सेटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये ऑर्डर किया जाता है वाइल द प्रोसीडिंग, कि अभी पी से याद रखना कि प्रोहिबिशन कब इशू होती है, पी फॉर जब प्रोसीडिंग चल रही होती है किसी केस की, ठीक है ना। प्रोसीडिंग्स ऑफ ए केस आर गोइंग ऑन, इफ द कोर्ट और ट्राइब्यूनल हैज पास्ड फाइनल ऑर्डर, प्रोहिबिशन विल नॉट लाई। ये प्रोसीडिंग्स के टाइम लगती है कि प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करो। पी से प्रोहिबिशन याद रखना, पी से प्रोसीडिंग्स याद रखना। अब देखिए इससे मिलता जुलता सर्सराय है। सर्सराय का मतलब है टू बी इन्फॉर्म, यानी कि चेक करना, इन्फॉर्म करना, सही क्या है गलत क्या है। प्रोहिबिशन में तो हायर कोर्ट, सुपीरियर कोर्ट, लोअर कोर्ट को सिर्फ प्रोहिबिट करता था, लेकिन कब, वाइल जब क्या हो रही हैं, प्रोसीडिंग्स हो रही। लेकिन यहाँ पर जो है अगर लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर या लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, ठीक है, तो ये उस ऑर्डर को ही क्वैश करते हैं इसमें, ठीक है। वो जजमेंट, सॉरी ऑर्डर नहीं, जजमेंट को ही क्वैश करता है सुपीरियर कोर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दिया, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने सर्सराय की रिट अप्लाई कर दी तो वो जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो क्वैश हो जाएगा। ओके, ये दिस इज सर्सराय, प्रोहिबिशन दोनों सेम है, मगर प्रोहिबिशन याद रखना,
पी से याद रखना, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोसीडिंग सर्शराई, जब फाइनल जजमेंट दे दी है फिर। ओके, नेक्स्ट इज क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि अगर किसी इंसान को शक है किसी की अथॉरिटी पे, कोई अगर कोई ऑफिशियल पोजीशन होल्ड कर रहा है किसी ऑफिस में, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है या कुछ भी है, तो वो क्यू वारंटो की रिट, सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्यू वारंटो की रिट जो है अप्लाई कर सकता है कि बाय व्हाट अथॉरिटी आप इस ऑफिस में बैठे हो, मतलब आप लीगल तरीके से बैठे हो, लीगल तरीके से आए हो, आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है कि आप इस पोजिशन पर बैठ सकते हो, ठीक है, ये है आपका क्यू वारंटो। ओके, फिर आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 32 तक, यहाँ तक हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, आर्टिकल 33, 34, 35 इसके बाद और 3 है, पार्ट 3 में आते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आप देख लीजिए, बिकॉज जहाँ तक एसएसबी का जेके एसएसबी का सवाल है तो विद आर्टिकल वो कभी कभार डायरेक्ट आर्टिकल नंबर दे देंगे कि पूछेंगे आर्टिकल, ये आर्टिकल कौन सी बात करता है, या आर्टिकल दे देंगे, उसका आर्टिकल नंबर पूछ लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 33, 34, 35 भी देख लीजिए आप। देखिए आर्टिकल 33 क्या है, एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स में कि ये किसको नहीं मिलता है, किसको, जो आर्म्ड फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, हमारी पुलिस फोर्सेस है, हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ये फंडामेंटल राइट्स के एम्बेड के बाहर आते हैं। लेकिन क्यों बाहर आते हैं, बिकॉज अगर ये लोग फॉर एग्जाम्पल अब आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, कंडीशन ऑफ वॉर जो है शुरू हो गई, ये बोलेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारा राइट टू लाइफ जो है वायलेट होगा, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा, इनको जंग लड़ने जाना है, तो ये एक्सेप्शन है, ये फंडामेंटल राइट्स के एम्बेड से बाहर आते हैं। आर्टिकल 34 बात करता है कि जब मार्शल लॉ लगा हुआ है, मिलिट्री लॉ लगा हुआ है, एट दैट टाइम भी फंडामेंटल राइट्स हमारे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्योंकि हम फ्रीली मूव नहीं कर सकते, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, तो मार्शल लॉ के टाइम पे भी हमारे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 35 बात करता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट को अगर ग्रांट्स, पार्लियामेंट के पास पावर है कि उनको अगर कुछ लॉ बनाने हैं किसी भी फंडामेंटल राइट्स को या पार्ट 3 को इफेक्ट देने के लिए, तो ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 17 बात करता है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अब इसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या बनाया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। ये बात करता है कि पार्लियामेंट के पास अल्टीमेट पावर है, ठीक है, टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, बात करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स। अच्छा देखिए, अब आगे है आपका फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अब इसी आर्टिकल विद आर्टिकल इनको लर्न करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। विद आर्टिकल फंडामेंटल राइट 1 by 1 हमें याद नहीं रहता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो देयर इज दिस ट्रिक, एक्चुअली जब मैंने फंडामेंटल राइट्स लर्न किए हैं, मैंने ये कहीं से ली है ट्रिक, तो मैंने इस ट्रिक को फॉलो करके लर्न किया था। आई होप इट विल हेल्प यू पीपल ऑल्सो। देखिए आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट याद रखने हैं। पहला स्टेटमेंट, 2 सेंटेंसेज आपको याद रखने, लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव्स 6 फ्रीडम बाय विच वी सॉ MRP क्लियरली। लॉ, कानून ने हमारे डाउट जो है वो रिमूव कर दिए, जिससे हमने MRP यानी कि किसी की प्राइस जो है वो क्लियरली देखी। अब देखो 1 by 1 हम इनको अप्लाई करते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट, लॉ रिमूव्स डाउट। आर्टिकल 14 लॉ, 14 से, इतना तो याद रखना है ना, 14 से 32 तक, लॉ रिमूव्स डाउट। आर्टिकल 14 बात करता है लॉ की, डाउट याद रखना है, फिर आगे डाउट, डी डिस्क्रिमिनेशन, ओ अपॉर्चुनिटी, यू अनटचेबिलिटी और टी टाइटल्स। हो गया राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। फिर एंड गिव्स बाद में हम पढ़ते हैं ना, आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम की बात करता है, ठीक है। क्या क्या है वो 6 फ्रीडम, 100 MRP। पहला एस स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए असेंबल, यू यूनियंस टू मेक यूनियंस, एम मूवमेंट मूव फ्रीली, आर रिजाइड और पी टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। क्लियरली देखिए 20 आर्टिकल 20 सी, क्लियरली CLERLY, यहाँ पे लिखती हूँ मैं CLEARLY। सी कन्विक्शन 20, ठीक है। फिर 21 लिबर्टी और लाइफ की बात करता है। ई एडुकेशन, AR से अरेस्ट याद रखिए, ठीक है। 22 फिर 23 और 24 में याद रखिए LY है ना, यहाँ पे LY नहीं, L से याद रखिए आप, लेबर है इसके आगे। लेबर पहले ह्यूमन लेबर है, पहले ह्यूमन की बात हो रही है, फिर बच्चों की बात हो रही है,
ठीक है, ये आ गया 23 और 24। ये पहला स्टेटमेंट आ गया, जहां तक हमारे राइट टू एक्सप्लॉयटेशन तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें विद आर्टिकल जो है पता चल गए। क्या है वो? लॉ रिमूव्स डाउट एंड गिव 6 फ्रीडम बाय विच वी सॉ एमआरपी क्लियरली। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, फिर आपने 1 by 1 14 से लेके 24 तक यहाँ तक हो गए। ठीक है, अब आता है दूसरा स्टेटमेंट। देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस इज कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। कोई भी कॉन मैन चीटर है, उसने क्या किया, टैक्स पे नहीं किया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई कहाँ पर, इंडिया के कल्चर और एजुकेशन में। ठीक है, कॉन मैन इवेट्स टैक्स अटेंडेंस एंड हैम्पर्स इंडियन कल्चर एंड एजुकेशन। 24 तक हो गए थे, अब 24 के आगे देखिए 25। कॉन मैन, देखो 25 कौन साइंस की बात करता है, मैन यानी कि मैनेजमेंट। ठीक है, इवेट्स टैक्स, 27 करता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस और 28 बात करता है अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, हो गया यहाँ तक 28 तक। फिर आता है हैम्पर्स इंडियन कल्चर और एजुकेशन। कल्चर 28 29 बात करता है कल्चर की, कल्चर माइनॉरिटीज कैन जो है प्रोटेक्ट देयर कल्चर या स्क्रिप्ट। ठीक है, और एजुकेशन कैन ऑल्सो एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, ये हो गए हमारे 30 तक फंडामेंटल राइट्स विद आर्टिकल। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल तो आप इस ट्रिक से हेल्प ले सकते हैं। ओके, एंड आर्टिकल 32 ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32 नेवर फॉरगेट इट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। आर्टिकल 32 ये तो वैसे भी कभी नहीं भूलना, इसको क्रैम कर लीजिए। आर्टिकल 32 30 तक बहुत डिफिकल्ट है, आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक बहुत डिफिकल्ट है, आर्टिकल वाइज याद रखना। तो आई होप दिस ट्रिक विल हेल्प यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।